बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने टिपिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड स्टार्ट किए थे और हमने उसमें 3 पढ़े थे। आज हम चौथी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट, तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है पूरा का पूरा किस में, गैसियस स्टेट में, तो उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम प्रॉपरली अगर डिफाइन करना चाहें तो हम इस तरह कह सकते हैं। ये बहुत सारे डिफिनेशन इसके आते हैं। एक ये है जो हमने पढ़ा कि टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स इज कॉल्ड, या इनटू गैसियस फॉर्म इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए दूसरी डिफिनेशन हम इस बुक से पढ़ रहे हैं कि व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा होती जाती है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर लिक्विड का क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। क्योंकि तो हमने पढ़ा कि जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस ज़्यादा होंगे तो उससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक पड़ जाएंगे, वो टूट जाएंगे, वेपर्स बनेंगे, और वेपर्स बनेंगे तो वेपर प्रेशर आपके पास इंक्रीज़ होगा। क्या होगा? इंक्रीज़। एक टाइम आएगा व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स, आपके पास क्या होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपने पढ़ा था कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1 atm है और 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, याद है आपको? तो ये हमने पढ़ा था। तो आपको कह रहे हैं कि जैसे हम लिक्विड को हीट देते हैं तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होता है। एंड ऐसा एक वक्त आता है जब आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल एनी एक्सटर्नल प्रेशर आपके पास जो आपने उस पर बनाया हुआ है तो उसके इक्वल हो जाएगा, तो क्या होगा कि उस टेम्परेचर, उस पॉइंट पे क्या होगा कि एट दैट मोमेंट द लिक्विड बिगेन्स टू बॉयल, तो लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, उबाल उसमें आ जाएगा, उबलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड स्मॉल बबल्स ऑफ लिक्विड गो टू द सरफेस ऑफ द लिक्विड। आपने देखा होगा वो लिक्विड के बबल्स जो होते हैं वो ऊपर आते हैं सरफेस ऑफ लिक्विड की तरफ। ठीक है, व्हेन दे बर्स्ट, और जब वो बर्स्ट होते हैं ऊपर आके, वो जब वो फटते हैं तो वेपर्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं इनटू एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर में वेपर्स रिलीज हो रहे होते हैं। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनी एक्सटर्नल प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पे आपके पास वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल हो जाता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के और एनी एक्सटर्नल प्रेशर, तो उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अगर ओपन कंटेनर में है तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस वक्त इस पर अप्लाई हो रहा है, तो ठीक है, तो तब वेपर प्रेशर आपके पास अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा तो तब हम उसको क्या कहेंगे कि ये उसका बॉइलिंग स्टार्ट कर लेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये ये लिक्विड आपके पास क्लोज कंटेनर में है तो फिर हमने जो ऊपर ढक्कन रखा होता है वो उसका जो वेट होता है वो जितना फोर्स इस पे लगा रहा होता है वो प्रेशर आपके पास फिर काउंट होता है, तो वो उसको हम फिर एक्सटर्नल प्रेशर कहते हैं। तो यहाँ पे ये एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब ये है कि जो भी प्रेशर आप उस पर ऊपर से लगा रहे होते हो। ठीक है, तो जब वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा उस बाहरी प्रेशर के या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तो हम उसको क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब बॉइलिंग के दरमियान क्या होता है कि टेम्परेचर ऑफ लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या होता है, क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये क्यों रहता है, कांस्टेंट क्यों रहता है? तो देखिए यहाँ पे ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये हीट अप होते हैं यहाँ से नीचे से, तो वो ऊपर जाएंगे, क्या जाएंगे, ऊपर, तो वो वहाँ पे वो बबल्स की शक्ल में ऊपर आएंगे, वो बर्स्ट होंगे, वेपर्स बनेंगे, बॉइलिंग स्टार्ट होगी। बॉइलिंग इस तरह से स्टार्ट होगी, बॉइल्स मतलब कि वाटर जो है वो उबलेगा, आपके पास ऊपर आएंगे और वो बर्स्ट होंगे, वेपर्स इन्वायरमेंट में रिलीज होंगे। टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ से देखिए तो ये ठंडा जो पानी है वो नीचे आएगा, फिर वो गर्म होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर जो ऊपर वाला ठंडा है वो फिर नीचे आएगा। इस तरह से ये टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ नहीं हुआ, क्योंकि जो हम हीट दे रहे हैं तो वो सिर्फ उन बॉन्ड्स को तोड़ने में यूज़ हो रहा है, वो टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं कर रहा। अगर ये बॉन्ड्स पहले से जब हम हीट दे रहे होते हैं तो वो इन बॉन्ड्स को इन बॉन्ड्स को तोड़ने में यूज़ होता है, कुछ इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जितना हम एनर्जी दे रहे होते हैं वो सारा का सारा, सारी की सारी एनर्जी जो होती है वो किस में यूज़ हो रही होती है, इन बॉन्ड्स को, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड्स को तोड़ने में। ठीक है, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ना उनको तोड़ने में यूज़ होती है, और उससे इस लिक्विड का टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा होता। इसीलिए हम कह रहे होते हैं कि ड्यूरिंग बॉइलिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर और नहीं बढ़ेगा। मतलब जैसे वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस ना, तो जब बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो जब तक वो पूरा का पूरा पानी लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक उसका टेम्परेचर 100 ही रहेगा। क्या रहेगा? 100 ही रहेगा। ठीक है, एट सी लेवल, ये आपने ज़रूर कहना है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तब होता है जब उसका एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो 1 atm
या 760 मिलीमीटर ऑफ Hg हो। अगर इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो वेपर प्रेशर जल्दी उसके करीब होगा, मतलब उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो तब उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लेस देन 100 आएगा। क्या आएगा? लेस देन 100। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग वेपर प्रेशर उसके ज़्यादा टाइम लेगा उसके बराबर होने में, तो तब उसको ज़्यादा हीट मिलेगी। ज़्यादा हीट मिलेगी तो उसका टेम्परेचर और भी ज़्यादा होगा। दैट मीन्स कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगी। क्या होगी? इंक्रीज़। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम इंक्रीज़ करेंगे या एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ होगा, ठीक है। During boiling, the temperature of liquid remains constant because the heat provided to liquid during boiling is used to overcome the intermolecular attractive forces of liquid molecules. The boiling point of liquid depends on the following factors. आपको कह रहे हैं, मैंने जैसे आपको कहा कि टेम्परेचर ऑफ लिक्विड रिमेंस कांस्टेंट। बॉइलिंग के दौरान टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि जितनी हीट हम दे रहे होते हैं वो सिर्फ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने में यूज़ होते हैं और वो उस लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा नहीं रहे होते, ठीक है। क्लियर? और इस को हम कहते हैं आपके पास जो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जिस टाइम तक, तो ये प्रोसेस इसको हम कहते हैं बॉइलिंग। क्या कहते हैं? बॉइलिंग, ठीक है। और बॉइलिंग में जब तक आपके पास पूरा का पूरा लिक्विड आपके पास वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक आपके पास टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्लियर? अब ये देखिए कुछ फैक्टर्स है जिन पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा होता है, तो वो फैक्टर्स आपके पास ये है। सबसे पहले है नेचर ऑफ लिक्विड। ये उसी वेपर प्रेशर के साथ आप लिंक कर सकते हो। नेचर ऑफ लिक्विड मैंने कहा जैसे आपके पास कि नेचर ऑफ लिक्विड पोलर और नॉन पोलर की बात कर रहे होते हैं। पोलर और नॉन पोलर पे क्या डिसाइड कर रहे होते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जितनी पोलैरिटी ज़्यादा होगी उतना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर होगा तो वेपर्स कम बनेंगे। वेपर्स कम बनेंगे मतलब कि वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा ना, तो तब वो वेपर्स लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड है उसको तोड़ना मुश्किल होगा। वेपर्स कम बनेंगे। वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। अब वेपर प्रेशर कम होगा तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा। इक्वल बनने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो ज़्यादा हीट एनर्जी उसको मिलेगी। ज़्यादा हीट एनर्जी वो उसको चाहिए होगी उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ठीक है। तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। तो इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट और हम अगर नेचर ऑफ लिक्विड के मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करें तो उनके दरमियान क्या रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होगा उतना उसको तोड़ना मुश्किल होगा। उतना तोड़ना मुश्किल होगा तो उसके वेपर्स कम बनेंगे। वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर प्रेशर कम होगा तो वो लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होने में ज़्यादा टाइम लेगा। ज़्यादा टाइम लेगा तो ज़्यादा हीट उसको मिलेगी। ज़्यादा हीट मिलेगी तो टेम्परेचर भी ज़्यादा उसको रिक्वायर्ड मतलब ज़्यादा होगा आपके पास, ठीक है। तो द पोलर लिक्विड है हाइयर बॉइलिंग पॉइंट देन नॉन पोलर। पोलर की ज़्यादा होगी देन नॉन पोलर, क्योंकि पोलर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर होते हैं देन नॉन पोलर। तो इस वजह से उनकी बॉइलिंग पॉइंट जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगे। बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। इन पोलर लिक्विड देयर आर डिफिनीशन। अब उसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कराया कि पोलर लिक्विड में क्यों उसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होती है देन नॉन पोलर, क्योंकि पोलर में स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं देन नॉन पोलर, ठीक है। अब स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होंगे तो उनको तोड़ना मुश्किल होगा। उनको तोड़ना मुश्किल होगा तो इससे वेपर प्रेशर उसका कम होगा। वेपर प्रेशर कम होगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होने में ज़्यादा टाइम लेगा। ये देखिए आपको थोड़ा सा ये वेपर प्रेशर एक टेबल दिया गया है, टेम्परेचर है और उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया गया है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वही 760 और 800 ये दो वैल्यूज़ आपको दी गई हैं। हर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपके पास उनका जो उसके वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये आपके पास ये जो ब्लैक में है ये 760 मिलीमीटर पे जी, ये आपके पास उनके मतलब आपके पास उनके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ उनकी इक्वलिटी है, बस शो करिए। जैसे हम हीट देते हैं तो ये देखिए टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। डाई इथाइल ईथर है आपके पास, डाई इथाइल ईथर, इसका हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इसका वेपर प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। एंड 34.5 डिग्री सेल्सियस पे वो वेपर प्रेशर जो है उसका वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो वो बॉइलिंग स्टार्ट कर लेगा। तो इस वजह से यहाँ पे आपको उसका बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है दैट इज़ 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इसका देखें ये है इथाइल अल्कोहल, इसको हम हीट दे रहे हैं तो इसका वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है एंड एट 78.3 डिग्री सेल्सियस उसका वेपर प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है और वो बॉइलिंग स्टार्ट कर लेता है। ये नॉर्मल बॉइलिंग है, ठीक है। ये दिखा है नॉर्मल बॉइलिंग। नॉर्मल बॉइलिंग मीन्स जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 हो, अगर वो 800 हो तो तब उसकी बॉइलिंग पॉइंट आपके पास इंक्रीज़ होगी। क्या होगी? इंक्रीज़, ठीक है। फिर ये देखिए ये वाटर की बात कर रहे हैं। वाटर का जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। जब 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जाता है
ठीक है, तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो 760 हो जाता है। 760 चूँकि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो अब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों इक्वल हो गए हैं, तो ये बॉइलिंग स्टार्ट कर लेगा। और बॉइलिंग कब होगी? जब आपके पास टेम्परेचर क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस होगा। क्लियर? दूसरा जो फैक्टर है जिस पे बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा होता है, तो वो है आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर। हमने पढ़ा एक्सटर्नल प्रेशर, आपने याद रखना है, एक्सटर्नल प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के दरमियान भी डायरेक्ट रिलेशन है। जितना एक्सटर्नल प्रेशर आप इंक्रीज़ करोगे तो उतना ही आपके पास बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा, क्योंकि अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा टाइम लेगा उसके इक्वल होने में। वेपर प्रेशर ज़्यादा टाइम लेगा तो वो ज़्यादा हीट उसको चाहिए होगी, ज़्यादा हीट चाहिए होगी, तो टेम्परेचर उसका ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो इस वजह से उस स्टेट में आने के लिए जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस लिक्विड को ज़्यादा हीट चाहिए होगी, तो उसका प्रेशर जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल प्रेशर, और एक्सटर्नल प्रेशर आपके पास डायरेक्टली रिलेटेड है टू बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, विद इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेज, एंड सिमिलरली डिक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर काजेज डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे आपने एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन देखा होगा, जब हिली एल्टीट्यूड पे हम होते हैं, ठीक है, तो मतलब कि हिली एरियाज़ में आप होते हैं, तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो होता है लिक्विड्स का वो लेस होता है, बिकॉज एक्सटर्नल प्रेशर आपके पास लो होता है। ठीक है, आपने 8th क्लास में पढ़ा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन हाइट और अल्टीट्यूड, ऊंचाई पे जाते हुए एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि कराची में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो पेशावर से आपके पास क्या होगा, पेशावर से कराची में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, वो ज़्यादा होगा। पेशावर में फिर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है फिर वो ज़्यादा होगा देन मरी या कोई और हिली एरियाज से। ठीक है, तो जितना हम समंदर मतलब सी लेवल से ऊपर जाते हैं, सतह समंदर से ऊपर जाते हैं, तो उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होता है। जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर आपके पास डिक्रीज़ होगा, तो उतना वेपर प्रेशर जल्दी उसके इक्वल होगा, और उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है उस लिक्विड का वो कम होगा। ठीक है, क्या होगा? कम। देयरफॉर वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर देन 100 डिग्री सेल्सियस। इसी वजह से जब हम हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चूँकि 760 मिलीमीटर से कम होता है, ठीक है, तो वाटर जो होता है वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होगा, कम टेम्परेचर पे बॉयल होगा। ठीक है, वैक्यूम डिस्टिलेशन आपके पास क्या होती है, इज़ बेस्ड ऑन डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट विद डिक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर। वैक्यूम हाला को कहते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर को, ठीक है, या खाली जगह जो आपके पास होती है। ठीक है, तो वैक्यूम जो आपके पास होता है उसमें हम जब डिस्टिलेशन करते हैं, डिस्टिलेशन इज़ अ प्रोसेस या कंबाइंड फॉर्म ऑफ इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इवापोरेशन और कंडेंसेशन को अल्टरनेटली कर रहे होते हैं। अल्टरनेटली मीन्स कि हम इसको एक दूसरे के ये बात कर रहे होते हैं, कंसेक्टिवली हम इसको कर रहे होते हैं। ठीक है, मतलब हम लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करते हैं, फिर वेपर्स को आपस लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। ये एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक है जो मुस्लिम साइंटिस्ट ने इन्वेंट की थी, जिसको हम डिस्टिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टिलेशन। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड का या किसी भी सब्सटेंस का डिक्रीज़ करते हैं। क्या करते हैं? डिक्रीज़ करते हैं। कैसे डिक्रीज़ करते हैं? उसके एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज़ करके। जब एक्सटर्नल प्रेशर डिक्रीज़ होगा, ठीक है, तो वेपर प्रेशर जल्दी उसके इक्वल हो जाएगा और उस चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम। तो अगर हम किसी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट कम करना चाहते हैं तो हम एक्सटर्नल प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे। क्या करेंगे? डिक्रीज़। और ये हम कैसे कर सकते हैं? हमारे पास एक पंप होता है, वैक्यूम पंप उसको बुलाते हैं। वैक्यूम पंप उसके साथ कनेक्ट करते हैं, उस चीज़ के साथ, उस क्लोज कंटेनर के साथ जिसमें हमने उस लिक्विड को रखा हुआ है, और उसके ऊपर जो खाली जगह होती है, उस लिक्विड के ऊपर उस कंटेनर में जो खाली जगह होती है, उससे हम एयर जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। जिस वजह से वहाँ पे एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी। एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी तो उसका प्रेशर जो है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ होगा तो वेपर प्रेशर जल्दी उसके इक्वल होगा। जल्दी इक्वल होगा तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो भी कम होगा। क्या होगा? कम होगा। तो वाइल विद द इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड आल्सो इंक्रीजेज। द प्रेशर कुकर वर्क्स ऑन दिस प्रिंसिपल। जो प्रेशर कुकर है ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में हमने वेपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज़ किया हुआ होता है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा टाइम लेगा उसके इक्वल होने में, ज़्यादा टाइम लेगा।
तो वो बॉइलिंग पॉइंट जो है उस चीज़ का इंक्रीज़ होगा। तो इसीलिए जब हम हिली एरियाज़ पे जाते हैं तो अपने साथ प्रेशर कुकर लेके जाते हैं ताकि वहाँ पे कुक करना हमारे लिए इजी हो। क्या हो? इजी। क्योंकि अगर हम प्रेशर कुकर अपने साथ नहीं लेके जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जब हम कुक करेंगे तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो वाटर जो है वो इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, बॉइलिंग उसकी स्टार्ट हो जाएगी। और हमने पढ़ा कि बॉइलिंग के दौरान टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। जब वो कांस्टेंट रहेगा तो उसके अंदर हमने जो चीज़ें डाली हुई जो हम पकाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगे, उनको इस टेम्परेचर नहीं मिलेगा वो जिस पे वो पक रहे होते हैं, जिस पे वो पक जाते हैं। तो वो टेम्परेचर अगर उनको नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर तो इंक्रीज़ नहीं हो रहा और बॉइलिंग स्टार्ट है वाटर की, तो वाटर बॉयल, जब तक वाटर बॉयल नहीं हो जाता तब तक वो टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहेगा। तो उस चीज़ को वो टेम्परेचर नहीं मिलेगा जो उसके कुक होने के लिए ज़रूरी होता है, तो वो चीज़ नहीं पकेगी और इसी वजह से अक्सर वो गोश्त वगैरह जो होते हैं वो वहाँ पे जल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनसे उनसे पानी जो है वो इवापोरेट हो जाता है और वो खुश्क हो जाते हैं, तो वो फिर जल जाते हैं। तो इस वजह से हम प्रेशर कुकर अपने साथ लेके जाते हैं। प्रेशर कुकर से हम एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ कर लेते हैं। जब एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो बॉइलिंग पॉइंट उस लिक्विड का इंक्रीज़ होगा वाटर का। जब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होगा तो उसको ज़्यादा टेम्परेचर उसका ज़्यादा आएगा। जब ज़्यादा आएगा तो वो चीज़ जल्दी पक जाएगी आपके पास, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, डेट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल डिक्रीज। जैसे हमने पढ़ा था कि हम जब लिक्विड को हीट देते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है। तो इसके अगर हम उल्टा करें, हम उससे हीट ले उसको कूल करें तो तब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो भी डिक्रीज़ होगी। क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। सो वेपर प्रेशर जो है आपके पास लिक्विड का वो भी डिक्रीज़ होगा। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर फर्दर अ स्टेज इज़ रीच। अगर हम टेम्परेचर और भी डिक्रीज़ करना चाहें तो वेपर प्रेशर और भी डिक्रीज़ होगा। जब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट वो किसके इक्वल हो जाए? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट के। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट क्या होगा? ज़ीरो होगा ना, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? लिक्विड। ज़बरदस्त, ठीक है। अब वेपर प्रेशर इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, तो सॉलिड स्टेट की वेपर प्रेशर क्या होगी? ज़ीरो होगी। 0 मिलीमीटर ऑफ Hg उसका प्रेशर होगा सॉलिड का, ठीक है। तो जब आप टेम्परेचर कम करोगे तो लिक्विड का वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होगा। जब वो डिक्रीज़ होगा तो अब आप टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहे हो तो वो डिक्रीज़ हो रहा है। अब एक ऐसा वक्त आएगा कि जब उसका वेपर प्रेशर, उस लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए? सॉलिड का। और सॉलिड का कितना है? 0 मिलीमीटर ऑफ Hg। क्योंकि सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है वेपर प्रेशर, तो इट मीन्स कि सॉलिड का वेपर प्रेशर जो होगा वो ज़ीरो होगा। ज़ीरो मीन्स कि कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्लियर। तो जब उस लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के इक्वल हो जाएगा तो तब वो लिक्विड जो है वो सॉलिड लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। एंड दैट टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड्स एंड सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। लिक्विड और सॉलिड स्टेट किस स्टेट में होंगे? इक्विलिब्रियम में। तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहेंगे उसको? फ्रीजिंग पॉइंट। और यहाँ पे है कि द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम मीन्स कि उनका वेपर प्रेशर क्या हो जाए? वो इक्वल हो जाए। वेपर प्रेशर क्या हो जाए? इक्वल, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। अब आपने याद रखना है कि फ्रीजिंग पॉइंट पे लिक्विड और सॉलिड की, मतलब कि जो लिक्विड वाटर है और जो सॉलिड वाटर है, मतलब कि जो आइस है आपके पास, उनकी जो अमाउंट है वो कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। अब फ्रीजिंग अकर होगी या मेल्टिंग अकर होगी तो ये डिपेंड कर रहा है कि आप उससे हीट ले रहे हो या दे रहे हो। अगर आप उससे हीट ले रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो फ्रीजिंग होगी अकर। क्या होगी? फ्रीजिंग अकर होगी। और अगर आप उसको हीट दे रहे हो तो तब उसकी मेल्टिंग अकर होगी, ठीक है। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट पे जब से फ्रीजिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है तो उस पे लिक्विड और सॉलिड स्टेट किस में होंगे? इक्विलिब्रियम में होंगे। मैंने आपको कहा कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता कि वो इक्वल होंगे। इक्वल मतलब नहीं होता, उसका मतलब ये होता है कि उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? उसकी अमाउंट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कांस्टेंट, ठीक है। मतलब कि जिस स्पीड से लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है उसी स्पीड से सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस वजह से सॉलिड और लिक्विड की अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं हो रही। क्योंकि अब देखिए ना, जब जिस स्पीड से लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है उसी स्पीड से सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ना सॉलिड की मिकदार बढ़ेगी ना लिक्विड की मिकदार बढ़ेगी, क्योंकि कन्वर्जन तो सेम स्पीड से हो रही है। तो जब ये हालत आपके पास होगी तो उसको हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। और इस इक्विलिब्रियम पे जो आपके पास टेम्परेचर जिस पे सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तो उसको हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहेंगे?
फ्रीजिंग पॉइंट पे भी टेम्परेचर आपके पास इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होगा, ठीक है। आप उससे हीट लोगे या हीट दोगे तो तब तक जब तक आपके पास पूरा का पूरा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो जाता या पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तो तब तक आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट पे टेम्परेचर आपके पास इंक्रीज़ नहीं होगा। फिर ये इंक्रीज़ कब होगा? जब आपके पास सारा लिक्विड पर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है तो तब डिक्रीज़ होगा, और अगर आप उससे और हीट एक्सट्रैक्ट करोगे, और अगर आपके पास सारा लिक्विड जो है वो सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है और फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हो चुका है, और तब आप उसको हीट दे रहे हो, तो तब उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। क्या होगा? इंक्रीज़, ठीक है। समझ लीजिए कि फ्रीजिंग पॉइंट पे टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं होता, ठीक है। हाँ, आप हीट उसको दो या आप उससे हीट लो। अगर आप उससे हीट लोगे तो फ्रीजिंग अकर होगी, तब तक आप उससे हीट लेते जाओ तब तक टेम्परेचर डिक्रीज़ और नहीं होगा जब तक आपके पास पूरा का पूरा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट नहीं हो जाता, ठीक है। और अगर आप उसको हीट दे रहे हो तो तब तक आपके पास उसका परस करी कोई सॉलिड है, आपके पास सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो चुका हुआ है कोई लिक्विड, आप उसको हीट दे रहे हो और वो मेल्टिंग स्टार्ट कर चुका है, वो लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो तब तक आपके पास उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा जब तक कि आपके पास पूरा सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता। हो आप उसको हीट देते जाओ, ठीक है, क्लियर। जब वो पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तब आपके पास, अगर आप उसको फर्दर हीट दोगे, फर्दर हीटिंग करोगे उसकी, तो तब उसका टेम्परेचर गोज़ ऑन एंड इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। इसके साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।